गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम मून और उसकी फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है द मून एंड इट्स फेजेस। चंद्रमा और उसकी कलाएं। कलाएं क्या होती है? कभी चांद हमें पूरा दिखाई देता है, कभी हमें आधा अधूरा उसका शेप कम होता जाता है, तो कभी वापस शेप वो बढ़ता जाता है। तो ऐसे ऐसे करके हमें चांद के अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो चांद और उसकी जो कलाएं हैं, चंद्रमा की जो कलाएं होती है यानी घटता बढ़ता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको ऐसे ही इस टॉपिक को रीड करने से पहले मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मून क्या है। सबको पता है मून क्या है? मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट होता है उपग्रह। जैसे जो अदर प्लैनेट्स है वो सन के आजू बाजू घूमते हैं, सन के राउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से मून क्या है? हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसके चक्कर लगाता है। जो हमारे जो सैटेलाइट का नेम है, अर्थ के जो सैटेलाइट का नेम है वो है मून। जो मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक सैटेलाइट है। यानी बहुत सारे ऐसे मैन मेड सैटेलाइट होते हैं जो लॉन्च किए जाते हैं, स्पेस में लॉन्च करते हैं, रॉकेट इनके द्वारा लॉन्च करते हैं, जिससे हमें यूनिवर्स की स्पेस की एक्टिविटीज के बारे में हमें पता चलता है। लेकिन जो मून जो है वो क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पृथ्वी का, हमारे उपग्रह का नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट मैंने पहले एक्सप्लेन किया और कर रही हूँ कि ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लेनेट। ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, ऐसे आकाशीय पिंड जो कि प्लेनेट्स के राउंड करते रहते हैं, उसके चारों आजू बाजू घूमते रहते हैं। जैसे प्लेनेट्स है वो किसके राउंड करते हैं? सन के। तो वैसे ही जो प्लेनेट है तो उसके भी तो कुछ चीजें राउंड करेगी। तो सन के राउंड करने वाली चीजें तो प्लेनेट्स है, और प्लेनेट के जो राउंड करेगा, आजू बाजू घूमेगा, वो होते हैं सैटेलाइट। तो अपने अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है उसका क्या नेम है? मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है अर्थ मून का, वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। 1/4 मतलब 1/4, 1/4 है। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 मतलब होता है 1/4। अब 1/4 कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का डायमीटर मान लिया हमने 100 किलोमीटर। अर्थ का जो डायमीटर है वो मान लिया हमने 100 किलोमीटर। तो फिर जो मून का डायमीटर होगा वो उसका 1/4, यानी कि इसका जो डायमीटर होगा मून का वो 25 किलोमीटर होगा। एग्जाम्पल के लिए कि मान लिया कि अर्थ का जो डायमीटर है वो 100 किलोमीटर है, तो अर्थ से मून का जो डायमीटर होता है वो 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? 25, यानी इसका 1/4 हो गया 25 किलोमीटर। तो अर्थ है और अर्थ का डायमीटर 100 किलोमीटर, तो मून का डायमीटर 25 किलोमीटर, यानी 1/4 इसका डायमीटर होता है। अब क्वेश्चन है कि वाई डज इट अपीयर सो बिग टू अस? हमें मून इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है? अब क्वेश्चन है कि वाई डज इट अपीयर सो बिग टू अस? हमें मून इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है? क्या रीजन है कि हमें मून इतना बड़ा ही दिखाई देता है, जबकि ये अर्थ का केवल 1/4 पार्ट ही है। अर्थ का ओनली 1/4 पार्ट ही है, फिर भी हमें ये इतना बड़ा दिखाई क्यों देता है? तो इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों दिखाई देता है इतना बड़ा? इसके पीछे रीजन ये है कि बिकॉज इट इज नियरर टू अर्थ एज कंपेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज। मून जो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज की बजाय अर्थ के पास है, यानी मून जो है वो अर्थ के पास है। जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे सूर्य वगैरह ये है, उनकी बजाय सबसे ज्यादा जो अर्थ के पास है वो क्या है? मून है। इसलिए हमें मून कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताती हूँ। जैसे हमारे पास टॉय वाली एरोप्लेन है, एक खिलौने वाली एरोप्लेन है,
वो हमें कैसी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। लेकिन एक ओरिजिनल जो एरोप्लेन है बड़ी, वो स्काई में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, तो वो हमें कितनी दिखाई देगी, छोटी सी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो टॉय वाली एरोप्लेन जो कि छोटी है वो हमारे पास में है, फिर भी हमें वो कैसी दिखाई दे रही है, बड़ी दिखाई दे रही है। और जो ओरिजिनल एरोप्लेन है जो कि बहुत बड़ी है, वो हमसे बहुत दूर है, तो वो कैसी दिखाई दे रही है, हमें बिल्कुल छोटी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि टॉय वाली हमारे पास में है। तो वैसे ही मून क्या है, अर्थ के पास में है, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो मून से भी बहुत ज्यादा बड़ी है, वो बहुत दूर है, तो उसकी वजह से वो हमें कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल छोटी सी दिखाई देती है। अभी हमारे पास में है, मून जो है वो हमारे अर्थ के पास में है, तो कितना पास में है, केवल इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। मून जो है वो अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब कितना पास में है वो, 3,84,400 किलोमीटर अर्थ से दूर है मून, इतना पास में है वो। और अदर सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ज्यादा दूर है। अब हम इसमें लेसन में से पढ़ते हैं, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अभी पहले बताया था कि मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, केवल मून ही एक ऐसा सैटेलाइट है जो अर्थ का केवल प्राकृतिक सैटेलाइट है। इट लाइज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। एंड मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। और ये इसका एक चक्कर, एक परिक्रमा, एक राउंड कितने टाइम में पूरा करता है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो ये एक चक्कर लगाता है, एक राउंड लगाता है, वो लगभग 28 डेज में पूरा करता है। यानी पृथ्वी की परिक्रमा की कितने दिनों में पूरी करता है, लगभग, नॉट क्लियर कि फिक्स नहीं है, अबाउट आ रहा है, लगभग 28 दिन में या 27 दिन में ही पूरा करता है एक चक्कर। इट आल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। और ये अपनी एक्सिस पर जो घूमता है, दूरी पर जो घूमता है, उतना में उस टाइम जितना ये, जैसे ये पृथ्वी है, इसके राउंड लगा रहा है, उसका ये कितना टाइम ले रहा है, 27 या 28 डेज लेता है लगभग। वैसे ही अपनी एक्सिस पर, अपनी खुद की दूरी पर जो घूमता है, उसमें भी इसका सेम टाइम लगता है, उतना ही टाइम लगता है जितना ये पृथ्वी का राउंड करता है। ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो अर्थ का जो राउंड करता है वो 27 या 28 डेज में पूरा कर लेता है। और खुद की एक्सिस पर जो घूमता है, अपने खुद के अक्ष पर जो घूमता है, उसमें लगभग इसको 29 डेज लगते हैं। दिस इज वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून। यही कारण है कि मून की हमें हमेशा एक जैसी साइड ही दिखाई देती है, हम एक जैसी साइड ही देख पाते हैं मून की हमेशा। एंड नेवर गेट टू सी, यानी उसका जो लाइट पोर्शन होता है वो ही हम देख पाते हैं। एंड नेवर गेट टू सी अदर और डार्क साइड, और हम कभी भी उसका दूसरा हिस्सा या फिर जो डार्क अंधेरा वाला हिस्सा होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, केवल उसका लाइट वाला ही हिस्सा देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ और मून साथ साथ रोटेट होते हैं, अर्थ और मून साथ साथ रोटेट होते हैं, इसकी वजह से हमें केवल मून का लाइट वाला हिस्सा ही दिखाई देता है, हमेशा उसका जो डार्क हिस्सा होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 एंड ग्रेविटी, इट्स ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। अभी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि मून का जो डायमीटर है वो कितना है, 1/4 है। यानी कि अगर अर्थ का डायमीटर 100 किलोमीटर है तो मून का डायमीटर कितना रहेगा, 25 किलोमीटर ही रहेगा। तो मून का जो डायमीटर है वो पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है। इन इट्स ग्रेविटी, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 1/6 है, अर्थ के डायमीटर से 1/6 है। द मून दस हैज नो एटमोस्फियर एंड नो वाटर। और इस प्रकार मून पर ना तो कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही पानी है, यानी कि वहाँ पर लाइफ को सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। वहाँ पर एयर और वाटर
मतलब दोनों की कमी है वहाँ पर, एयर एंड वाटर इज एब्सेंट ऑन द मून, यानी कि पृथ्वी पर पानी और मून दोनों मून पर पानी और एयर दोनों ही नहीं है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल है ही नहीं, इसलिए वहाँ पर लाइफ को सर्वाइवल करना पॉसिबल नहीं है। नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस, और इसी वजह से यानी कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, तो वहाँ पर लाइफ को सर्वाइव करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून इज फुल ऑफ क्रेटर्स मेनली बिकॉज ऑफ bombardment of meteoroids which strike its surface unburned, as there is no atmosphere to burn them up. The surface of the moon, मून का जो सरफेस है is full of craters, वो किससे भरा हुआ है? क्रेटर्स से भरा हुआ है। मून की जो सतह है वो किससे भरी हुई है? क्रेटर्स से भरी हुई है। क्रेटर्स के कैसे भरी हुई है? क्रेटर्स मतलब खड्डे, खड्डे वगैरह हैं वहाँ पे, तो मून का जो सरफेस है वो क्रेटर्स से, उसमें क्रेटर्स से खड्डे हैं। क्यों? क्योंकि मेनली बिकॉज ऑफ बॉम्बार्डमेंट ऑफ मेटेरियल्स, बॉम्बार्डमेंट मतलब बमबारी करना, यानी कोई सेलेस्टियल बॉडीज जब विस्फोट हो जाती है तो इसका मेन कारण क्या है कि मून पर क्रेटर्स है, तो जो उल्का पिंड होते हैं, मेटेरॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? उसकी बमबारी होती है, यानी वो जब विस्फोट होते हैं, मेटेरॉइड्स जब विस्फोट होते हैं उसकी बमबारी होती है, इसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मून के ऊपर क्रेटर्स है। अब मून के ऊपर ही क्रेटर्स क्यों है? क्यों? क्योंकि विच स्ट्राइक इट्स सरफेस अनबर्न, क्योंकि इसकी सतह पर यानी मून की सतह पर उसको जलने के लिए जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर टू बर्न देम अप, क्योंकि मून का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको जलाने के लिए सही नहीं है। जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो उनको पूरी तरह से जलाने के लिए मून का एटमॉस्फेयर सही नहीं है, इसकी वजह से वो क्या होते हैं? पूरी तरह से उनको नहीं जला पाता है, मून का एटमॉस्फेयर उनको पूरी तरह से नहीं जला पाता और उसकी वजह से वो मून पर जाकर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मून के ऊपर क्रेटर्स हो जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं। द मून इज विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई इन वेरियस शेप, रात के आकाश में जो हमें चंद्रमा दिखाई देता है उसके वो अलग अलग शेप में दिखाई देता है, उसके अलग अलग शेप होते हैं। देखा होगा कभी आपने कि जब हम मून को देखते हैं तो कभी कैसा दिखाई देता है, कभी कैसा दिखाई देता है, तो जब हम मून को देखते हैं तो उसके हमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं, मतलब उसका एक जैसा शेप नहीं रहता है। डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज लाइटेड अप बाय द सन, और ये उसका जो अलग अलग शेप दिखाई देता है मून का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो सन के द्वारा जो प्रकाशित भाग होता है, यानी सन जब प्रकाशित करता है तो उस हिस्से के ऊपर उसका डिपेंड होता है कि वो हमें कैसे शेप में दिखाई देता है। अभी मैं इसको और क्लियर करूंगी आपको। द शेप ऑफ मून बिकम्स बिगर ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 20 डेज। द शेप ऑफ मून का जो शेप है बिकम्स हो जाता है बिगर बड़ा ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज, यानी उसका जो अर्थ पर वो राउंड करता है तो 28 डेज में पूरा करता है अपना एक राउंड। तो जब वो 28 डेज में अपना 1 राउंड पूरा करता है तो जो उसका हाफ यानी कि 14 डेज मान लो, 14 डेज में तो वो मून की शेप क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। वाइल इन अदर हाफ, और बाकी के जो 14 डेज बचे उसमें इट बिकम्स स्मॉलर, वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। 28 डेज में वो 1 रिवोल्यूशन कर रहा है तो 28 के 1/2 कितना हुआ? 14, यानी 14 दिन में तो मून का जो शेप है वो बढ़ता दिखाई देता है, और अदर जो 14 डेज बचे उसमें उस मून का जो शेप है वो घटता हुआ दिखाई देता है। दिस ग्रोविंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून वाइल द रिड्यूसिंग पीरियड इज कॉल्ड वैनिंग ऑफ द मून। द ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड, यानी बढ़ते हुए मून का जो बढ़ता हुआ शेप होता है, जो समय होता है, उसको वैक्सिंग ऑफ द मून बोलते हैं, जबकि रिड्यूसिंग पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग ऑफ द मून, और जबकि उसकी घटती हुई जो आकृतियां दिखाई देती है, घटती हुई कलाएं जो दिखाई देती है, उसे हम बोलते हैं वेनिंग ऑफ द मून। यानी बढ़ते हुए मून की कलाओं को वैक्सिंग ऑफ द मून, और घटते हुए मून की कलाओं को हम बोलते हैं वेनिंग ऑफ द मून। द हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो अर्थ के राउंड करता है अपनी ऑर्बिट पर, अपने अक्ष पर,
तो जब राउंड करते करते जो उसकी अपनी ऑर्बिट पर वो राउंड भी मतलब वो पृथ्वी के तो राउंड कर ही रहा है, अर्थ के तो वो राउंड कर रहा है, लेकिन वो अपने खुद की एक्सिस पर भी तो राउंड कर रहा है, अपने खुद की ऑर्बिट पर भी वो राउंड कर रहा है। तो जब वो पृथ्वी का राउंड करता है तो अपनी राउंड के दौरान ऐसी पोजीशन आ जाती है जिसकी वजह से ये सब होता है। ये अर्थ पर घूमते घूमते अपनी ऑर्बिट पर भी घूमता है, तो इस दौरान अलग अलग पोजीशन लेता है मून, तो इस पोजीशन की वजह से उसमें अलग अलग शेप दिखाई देते हैं। देखो जैसे ये है अर्थ, ये है अर्थ, और यहाँ पर ये हमने मून बना दिया। अब ये मून क्या करता है, पूरे राउंड सर्कल में अर्थ के आजू बाजू घूमता रहता है। तो ये इसके आजू बाजू जो घूमता है उसे हम बोलते हैं मून की ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? मून की ऑर्बिट है। ये जिस रास्ते से मून घूमता है वो मून की ऑर्बिट हो गई। अब ये अर्थ है, ये इसके राउंड करता है, तो इसके जो ये राउंड करेगा उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये मून अपने खुद की एक्सिस पर भी रोटेट करता है, मतलब अपनी खुद रोटेट करता है, तो उसे हम खुद की दूरी पर घूमता है तो उसे हम रोटेट बोलते हैं। और अर्थ के आजू बाजू घूमते हैं तो उसे हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। अब हमें पता है कि मून और अर्थ दोनों ही कैसे हैं? स्फेरिकल है, शेप में कैसे हैं दोनों ही? मून और अर्थ दोनों ही शेप में स्फेरिकल है, गोल है, और दोनों ही ऐसे हैं कि इनकी में खुद की अपनी लाइट और हीट नहीं होती है। ये किससे हीट और लाइट लेते हैं? ये लाइट किससे लेते हैं? सन से। दोनों ही ये किससे लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं। इसलिए जो सन की लाइट होती है वो इनके हाफ पोर्शन पर ही गिरती है। ये दोनों ही क्या करते हैं? सन से लाइट लेते हैं। तो जो सन से लाइट लेते हैं तो दोनों पर ही, यानी अर्थ पर भी और मून पर ही, दोनों के हाफ हाफ पोर्शन पर लाइट गिरती है, और बाकी का जो हाफ पोर्शन रहता है उसमें क्या रहता है? अंधेरा रहता है। तो हम कहते हैं ना, रात को जब चांद देखते हैं तो आज तो चांदनी रात हो रही है, तो अब चांदनी बोलते किसको है? तो जब सूर्य की जो लाइट होती है, सन की जो लाइट होती है, वो मून पर गिरती है, और मून पर गिरने पर जब वो रिफ्लेक्ट होती है यानी परिवर्तित होती है, अर्थ पर आती है। रिफ्लेक्ट होकर किस पर आती है? अर्थ पर आती है, तो उसे हम मून लाइट बोलते हैं। जब सन की लाइट मून पर गिरती है और मून पर रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस अर्थ पर गिरती है, जैसे ये सन है, इसकी लाइट यहाँ, जैसे यहाँ मान लो मून है, मून पर जा रही है, तो मून से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आ रही है? वापस अर्थ पर आ रही है, तो इसे हम बोलते हैं मून लाइट। तो अब ऐसा क्यों होता है? जैसे हर रोज हमें इसका एक जैसा शेप दिखाई नहीं देता है मून का, कभी तो ये पूरा मून दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है, या फिर कभी बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है। तो हर रोज जैसे हम मून को देखते हैं तो हमें वो हर रोज एक जैसा दिखाई नहीं देता है। तो हर रोज एक जैसा दिखाई क्यों नहीं देता है? ये इसका शेप जो है मून का, वो शेप क्यों बदलता रहता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो सन की जो लाइट होती है, वो जब सन की जितनी लाइट है वो मून के जितने हिस्से पर गिरेगी उतना हिस्सा ही हमें अर्थ से दिखाई देगा। सन की जो लाइट होती है वो मून के जितने हिस्से पर गिरती है, क्योंकि उसमें खुद की तो लाइट होती है ही नहीं, तो सन की जितनी लाइट मून के हिस्से पर गिरेगी उतना हमें वो अर्थ से दिखाई देगा, और बाकी का हिस्सा हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता है। तो जितना हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम बोल देते हैं मून लाइट। जैसे सूरज की रोशनी जितने हिस्से पे पड़ रही वो हमें अर्थ से दिखाई दे रहा है, और बाकी का हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता। तो मून का ऐसा पार्ट जो हमें मून का ऐसा पार्ट जो अर्थ के सामने होता है और उस पर सूरज की कोई रोशनी नहीं पड़ती, तो वो अर्थ से दिखाई नहीं देता है। मतलब ये मून है, और मून का ऐसा भाग जो अर्थ के सामने आ रहा है, तो अर्थ के सामने आने की वजह से उस पर सन की जो लाइट होगी वो नहीं गिरेगी, तो वो हमें अर्थ से दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमें मून कभी कभी क्या ऐसे घटता बढ़ता दिखाई देता है, और कभी फुल दिखाई देता है। जब अर्थ ऐसे रोटेट करते हुए और रिवोल्यूशन करते हुए ऐसी कंडीशन में आता है जब जो सन है उसकी लाइट उसके मून के ऊपर पूरी तरह गिरती है, तो हम उसे फुल मून बोलते हैं। और बिल्कुल नहीं गिरती, ऐसे रोटेट करते ऐसे समय आ जाता है कि सन की लाइट उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं गिरती, तो उसे हम न्यू मून बोलते हैं, यानी डार्क मून बोलते हैं।
तो अब मतलब ये रोटेट करते करते ऐसे, अब अर्थ से जो हमें मून का जो पूरा दिखाई देता है, मून से अर्थ से हमें जब मून पूरी तरह से दिखाई देता है, मतलब मून की सन की जो लाइट है वो पूरी तरह मून पर गिरती है तो हमें वो पूरा दिखाई देगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून बोलते हैं। तो फुल मून जब पूरा अच्छी तरह से दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। और फुल मून, जब फुल मून क्या होता है महीने में, यानी वो 28 डेज लगते हैं उसको रोटेट करते हुए, रिवोल्यूशन करते हुए। तो ये ऐसा कब होता है, ये केवल महीने में एक बार ही होता है कि फुल मून दिखाई देता है, और महीने में एक बार ही ऐसा आता है कि बिल्कुल मून दिखाई नहीं देता है। और अर्थ से जब मून का डार्क पोर्शन दिखाई देता है तो उसे हम अमावस्या बोलते हैं। यानी अर्थ से जब हमें पूरी तरह का फुल मून दिखाई देता है तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं, और जब हमें अर्थ से डार्क पोर्शन दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है, तो हम उसे अमावस्या बोलते हैं। डार्क पोर्शन भी हमें महीने में एक बार ही दिखाई देता है। जैसे ये है तो ये न्यू मून है, ये सनरेज आ रही है, ये न्यू मून है, बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, और ये फुल मून है, यानी सूर्य की जो रोशनी है वो इसके ऊपर पूरी तरह से गिर रही है, तो ये हो जाएगा फुल मून यानी पूर्णिमा। अब पूर्णिमा से अमावस्या क्या होता है, मून का जो पार्ट होता है वो बढ़ता जाता है, और अमावस्या से पूर्णिमा मून का पार्ट घटता जाता है। इन घटती और बढ़ती हुई मून की जो घटती और बढ़ती हुई कलाएं होती है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शेप होते हैं मून के, उसे हम लूनर फेजेस बोलते हैं। फेजेस आया था तो किसे बोलते हैं हम, लूनर फेजेस। मून की जो मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप ऑफ द मून आर कॉल्ड लूनर फेजेस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग शेप्स ऑफ द मून आर कॉल्ड द लूनर फेजेस। मून की जो घटती और बढ़ती हुई कलाएं होती है उसे चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं मून के बारे में आपको, कि जो मून होते हैं वो दिन में बहुत हॉट होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और मतलब मून पर जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रात जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि मून का जो इन्वायरमेंट, मतलब मून में दिन है तो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं, और रात जो होती है वो बहुत ठंडी रहती है, इसलिए मून का जो इन्वायरमेंट है वो लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता है, इसलिए हम मून पर नहीं रह सकते। अब आपको एक होमवर्क देते हैं, आप करना, मतलब यूट्यूब पे आप कमेंट भी कर सकते हो, उस चीज़ के लिए कमेंट करके बता सकते हो। इफ़ ए पर्सन वेट 60 किलोग्राम ऑन अर्थ, यदि एक व्यक्ति का जो अर्थ पर वेट है वो 60 किलो है, वॉट विल ही वेट ऑन द मून, तो उसका मून पर वेट क्या होगा? इसका आंसर आप हमें यूट्यूब पे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।